कंप्यूटर में अलग चला जाता है, मैकेनिकल में अलग चला जाता है, कोई मेडिकल में जाता है, सबकी पढ़ाई अलग होती है। तो वैसे लड़ने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। प्लेन के अंदर लड़ेंगे तो अलग होगा, राजस्थान के रेगिस्तान में अलग होगा, अगर कहीं नदियों पे लड़ रहे हैं तो उसका अलग होगा, पहाड़ियों पे लड़ रहे हैं उसका अलग होगा, और ग्लेशियर में लड़ते हैं तो उसका अलग होता है। हर तरह की ट्रेनिंग एक सैनिक को दी जाती है, उसके लिए अलग से इक्विपमेंट, वेपन, सब कुछ होता है। और वहां पहाड़ी क्षेत्र का सबसे बड़ी लड़ाई की खसूसियत क्या है, विशेषता क्या है, कि जब तक हाइट्स हमारे हाथ में नहीं है तब तक हम सक्सेस नहीं है, जब तक हम विजय नहीं प्राप्त कर पाए। तो द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल को फतेह करने के लिए हमारी बटालियन को पुनः टास्क दिया गया, जिम्मा सौंपा गया, और वो पहाड़ी बर्फ से ढकी हुई थी, पूरा द्रास सेक्टर डोमिनेट था। तो बटालियन कमांडर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, उन्होंने अपनी युद्ध नीति से एक नई प्लानिंग किया, और उस प्लानिंग के तहत घातक प्लेटून एज ए कमांडो टीम का पुनर्गठन किया। मैं नौजवान साथियों ये कहना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं कि व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं है, व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से, उसके कार्य से है। मैं कोई विशेष शक्ति लेकर के इस धरती पर पैदा नहीं हुआ, आप लोगों की तरह एक मां के गर्भ से पैदा हुआ एक आम इंसान आप लोगों की तरह ही था। उससे पहले मेरी कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ इतनी पहचान थी कि मैं 18 ग्रेनेडियर बराव कंपनी नंबर 5 प्लाटून के नंबर 1 सेक्शन का एक नंबर 1 जवान हूं, इससे ज्यादा पहचान नहीं थी। 5 मई को मेरी शादी थी, 20 मई को मैं वापस गया तो तोलोलिंग टॉप पर सीधा लड़ने के लिए पहुंचा। उस पहाड़ी पर, क्योंकि हम सब अपना सपना देखते जब बड़े होते हैं, और जब सपना बिल्कुल सामने होता है और जब आपको वो काम ना दिया जाए तो कैसा लगता है। बचपन से सपना देखता रहा था कि जब युद्ध लड़ूंगा, और जब युद्ध लड़ने का मौका आया तो मुझे हथियार नहीं दिया गया, मुझे थैला तका दिया गया। तो पहले जो फौज ऊपर लड़ रही है उनको राशन और अम्नेशन पहुंचाना है। इसलिए साथियों, जीवन के अंदर कभी भी कोई भी काम मिलता है, उसके काम को कभी छोटा मत समझना, उस काम के महत्व को समझना, और उसके महत्व को अगर समझेंगे आप तो उस काम के अंदर अपना 100 नहीं बल्कि 500% आप डालेंगे। और जब आपकी 500% एनर्जी किसी काम में डलेगी तो उस काम की क्वालिटी कितनी ऊपर होगी, और वही काम तो आपकी पहचान बनाएगा। हम 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था जो फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अम्नेशन पहुंचाना, सुबह 5:30 बजे सामान उठा करके चलते थे, रात को 2:30 बजे ऊपर पहुंचते थे, फिर 2 घंटे में वापस आते थे। 15 में से हम 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना सोए, बिना खाए, बिना रुके, बिना थके लगातार चलते रहे, और उसी काम से हमारी पहचान बनी। ये तीनों जवान फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, इनको इस कमांडो टीम घातक प्लाटून के अंदर शामिल किया जाए। इस तरह से मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उस टीम का हिस्सा हूं। फिर टाइगर हिल पर जब चढ़ने का आदेश हमें मिला तो वो तो बहुत हाइट्स थी, दुश्मन दूर से दूर देख करके हमें आसानी से बर्बाद कर सकता था। कुछ लोगों की मानसिकता हो जाती है ना, फौजी हैं तो मरने के लिए ही है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, फौजी मरने के लिए नहीं, फौजी मारने के लिए होते हैं। इसलिए अपने मूवमेंट को छुपाने के लिए रात का सहारा लिया, रात भर चलते थे। दुश्मन की भारी गोलाबारी चलती रहती थी, -20 डिग्री टेम्परेचर में। जितनी देर अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं, इतनी देर अगर बैरिक से खड़े हो जाए तो चेहरे से खून टपकता था। तो हमारे खून टपकता जा रहा है, हम चलते जा रहे हैं। रात भर चलते थे, दिन भर बिना किसी मूवमेंट के पत्थरों में चुपचाप पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे। इस तरह से 2 रात और 1 दिन उस टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ ये हिंदुस्तान के सैनिक, आपके भाई, आपके बेटे लगातार कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर के चलते रहे। तीसरी रात का वो मंजर मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्यता है, शायद वो कल की ही तो बात है। 24 साल हो गए। आज तक आपने मूवी के अंदर देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं और धड़ चलते हैं।
मैंने उन पलों को जिया है। मुझे वो पल याद है कि जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था और मेरा एक साथी मुझे फर्स्ट एड करने के लिए जो मेरे सामने बैठा था उसकी अपनी पॉलीथीन फाड़ता, यहाँ पे गोली लगती, उसको यहाँ से पूरा सर निकलता हुआ देखा। मेरा एक ट्रेनिंग का साथी था, रूममेट थे, गनेडियर अनंतराम से बगल में बैठा था। मैं उसको सिर्फ इतना ही बोल पाया, अनंतराम सर को तो गोली लगी है। और उसके मुख से क्या ये शब्द निकला, उसको ऐसे सीने में गोलियां लगी, यहाँ से पूरी फेफड़ों की खून छोड़ते बादल में आकर के गोद में लेट गई। हेल्प के लिए जैसे वो खड़ा हुआ, वहीं पर एक आटे का बम गिरता, यहाँ से गर्दन कट के जमीन पर गिरती है, 2 कदम तक धड़ चल करके जमीन पर गिर जाता है। जब शरीर का कोई अंग कट के जमीन पर गिरता है, उसकी किस तरह से वो वेदना होती है उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक और साथी था, वो आगे बढ़ने लगा, फिर एक और बम गिरता, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट के जमीन पर गिर जाते हैं। ऐसे एक एक करके मेरे तमाम साथी शहीद हो गए। मैं जख्मी अवस्था में था, बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं था कि उनको देख ना सकूं, सुन ना सकूं। उनको यकीन हो गया कि शायद इनमें से सब मर गए हैं। कि कमांडर था, बोला इनको रीचेक तो करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। पाकिस्तान के जवान हमारे जवानों की शरीरों के अंदर इस तरह से जब गोलियां मारने लगे तो उनकी बॉडियां ऐसे उछलती थी। हमारे जवानों सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली, बगल वाले को मारा, मैं भी इस तरह से पड़ा। उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोलियां मारी, फिर इस तरह से पैर में गोलियां मारी। मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है। फिर उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। हमारे जवानों के शरीर के अंदर बूट की ठोकरें, पत्थर, गालियां देना शुरू कर दिया। इन आंखों से सब कुछ देखता भी रहा, सहता भी रहा। बहुत देर तक ये तांडव चला। उसके बाद हमारा नीचे पोस्ट था, 500 मीटर नीचे लगभग। उस पोस्ट को कैप्चर करने के लिए उनके कमांडर ने टाइगर हिल की बगल में मस्को वैली, जहां उनका बेस कैंप था, उसको मैसेज दिया। जब वो आवाज मेरे कानों तक पड़ी तो मुझे लगा कि आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख देना कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। अगर निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ उस परम पिता परमेश्वर को, उस ईश्वर को, अल्लाह को, वाहिगुरु को याद करते हैं तो शक्तियां जरूर साथ देती हैं। चुपचाप मौत ही मौत खड़ी है, लेकिन जाना है, बचना भी है, नीचे पहुंचना भी है। फिर उनके कमांडर ने बोला इनके हथियार उठा लो। तो उनके एक जवान आकर के दोबारा से गोलियां मारने लगा और फिर एक वेपन उठाने लगा। तब तक मन मस्तिष्क के अंदर एक विश्वास पैदा किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। उसी विश्वास की बदौलत आज आपके सामने भी हूं। वो आए, दोबारा से गोलियां मारने लगे, फिर भी मेरी बाजू में, पैर में गोली मारी। 2 कदम चलने के बाद शायद उसको कुछ आभास हुआ होगा कि ये जिंदा है। वापस मुड़ा। उसने राइफल जब सीने की तरफ करी तब मुझे भी लगा यार अब नहीं बचेगा। लेकिन कहते हैं जाको राखे सैया मार सके ना कोई, और इस देश को भारत माँ बोलते हैं। ये कोई कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं है, ये सच में माँ है, सजीव है। माँ भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, बलिदान को कभी दफन होने ही नहीं देती। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद इस माँ भारती ने मुझे वो माध्यम चुना होगा कि उसके बेटों ने वीरता, शौर्य, पराक्रम दिखाते जो बलिदान दिया है।